नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार चुनाव खत्म होते ही महागठबंधन में दरार की आहट तेज हो गई है। महागठबंधन के दो बड़े दल आरजेडी, कांग्रेस इन दिनों आमने सामने हैं। शनिवार को आरजेडी के मंगलीलाल मंडल ने बिहार में कांग्रेस के जनाधार पर सवाल उठाए, तो आज बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने यह कहकर तूफान खड़ा कर दिया कि हमारा गठबंधन सांगठनिक नहीं बल्कि सिर्फ चुनाव के लिए था। कांग्रेस अब अपने तरीके से संगठन का विस्तार करेगा। राजेश राम के बयान पर आरजेडी बिफर पड़ी। आरजेडी ने पलटवार किया कि अगर कांग्रेस आत्महत्या करना चाहती है तो कोई क्या रोक सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती टूट गई है। आज की बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट। गठबंधन चुनावी गठबंधन है। संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं। क्या कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया? बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन के अंदर की खटपट बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस के एकला चलने की चर्चा के बीच बिहार कांग्रेस के प्रभारी राजेश कुमार ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि जो भी गठबंधन था वो चुनावी गठबंधन था, सांगठनिक नहीं। जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन चुनावी गठबंधन है। संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान जाड़े की मौसम में बिहार की सियासत को बेहद गर्मा दिया है। वाकई कांग्रेस का गठबंधन चुनावी गठबंधन ही था, क्योंकि जहां न सिद्धांत हो, न नीति हो, न नेतृत्व हो, वहां कोई टिकाऊ गठबंधन तो बनेगा नहीं। आरजेडी के नेता राजेश कुमार के बयान पर चिंता जताते हुए कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या बिहार में हकीकत है ये सबको पता है। तो एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन को बेमेल गठबंधन बताते हुए तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मौका परस्त पार्टियों की जमात बना करके पूरे देश के संसाधनों को लूटने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद तक महागठबंधन के सहयोगी दलों में सामंजस्य की कमी दिखी। कई सीटों पर इन दलों ने एक दूसरे के सामने उम्मीदवार तक उतारे। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन की करारी हार हुई। हार के बाद से कांग्रेस में समीक्षा बैठक का दौर चल रहा है और नेता बार बार गठबंधन के इतर एकला चलो का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया है? बस ऐलान होना बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। क्या आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है? जिस तरह की अब बयानबाजी हो रही है उससे सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है? क्या आरजेडी कांग्रेस में मतलब की दोस्ती थी? क्या आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन चुनावी था? सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या चुनाव खत्म तो दोस्ती खत्म, और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या हार ने महागठबंधन की कलई खोल दी है। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से महेश दास और बीजेपी से नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी और आरजेडी से एजाज अहमद जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल असितनाथ तिवारी जी आपसे, क्या कांग्रेस का आरजेडी के साथ जो गठबंधन था वो चुनावी था, सिर्फ चुनाव के लिए था? निश्चित तौर पर वो चुनावी गठबंधन था। चुनाव हम लोगों ने मिलके साथ लड़ा। हम समान विचारधारा के लोग हैं, लेकिन संगठन तो दोनों अलग अलग है, पार्टी दोनों अलग अलग है, उनकी अपनी इसका मतलब ये हुआ कि अब आप महागठबंधन का हिस्सा नहीं है? महागठबंधन का नेतृत्व ही हम कर रहे थे, हम हिस्सा है नहीं है, ये तो प्रश्न अजीब है। हम ही उसकी सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम ही उसका नेतृत्व कर रहे थे। और चुनाव खत्म हो गया, और जब चुनाव खत्म हो गया तो सबको अपने अपने संगठन का काम देखना है। राजद वाले अपने संगठन का देखेंगे, हम अपना देखेंगे। अब सांगठनिक काम होगा दोनों तरफ। तो महागठबंधन जैसी कोई अब गठबंधन नहीं है, वो सिर्फ चुनाव तक था। अब महागठबंधन में वो चुनावी गठबंधन था बहुत जी। ठीक, एजाज जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। एजाज जी, महागठबंधन तो खत्म, चुनाव में हार, उसके बाद महागठबंधन खत्म, कांग्रेस अपनी राह पर, आप अपनी राह पर।
एजाज जी की जरा आवाज बढ़ाएं। एजाज जी आपका फोन म्यूट है। हेलो, जी आवाज आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं संतोष जी, आपके अनुसार गठबंधन टूट गया? किसने कहा कि गठबंधन टूट गया? मैं तो ये जानने के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि आपका गठबंधन है या टूट गया। मैं तो बता रहा हूं, सुन लीजिए। 2 दिन पहले तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। उसमें कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह भी उपस्थित थे और सभी लोगों ने मिलजुल करके फैसला लिया कि महागठबंधन का फ्लोर के अंदर नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन पूरी मजबूती और पूरे संकल्पों के साथ फ्लोर के अंदर संघर्ष और आंदोलन करेंगे और फ्लोर के बाहर भी हम जो विचारों के आधार पर गठबंधन है इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो राजेश राम जी ने कहा या आशीष नाथ तिवारी जी ने कहा, उस संदर्भों को आप समझिए। पार्टी का संगठन के स्तर पर कार्यक्रम तो अलग अलग पहले भी चलते रहा है, आगे भी चलेगा। इसको कहां गठबंधन टूटने के संज्ञा से आप लोगों के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं? उनसे पूछिए न, जो चुनाव के समय में प्रधानमंत्री का मंच शेयर नहीं किए थे, जो प्रधानमंत्री रोड शो पटना में किए थे। एजाज जी, अगर वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए था तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, वो क्या कहे हैं, राजेश राम जी ने क्या कहा कि हमारा चुनाव के लिए गठबंधन था। हाँ। लेकिन संगठन के स्तर पर हम अपने अपने कार्यक्रमों को चलाने का काम करेंगे। संगठन तो अपनी अपनी पार्टी के अनुसार, अपने कार्यकर्ताओं के अनुसार ही चलता है न। ये अभी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, एनडीए के लोग हैं। क्या संगठन के स्तर पर भी एनडीए नाम की पार्टी है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आप ही से पूछना चाहता हूं, आप ही जवाब दे दीजिए। क्या संगठन के नाम पर एनडीए? नीरज जी मुस्कुरा रहे हैं, नीरज जी जवाब देंगे। आप अपनी बात खत्म कीजिएगा, उसके बाद नीरज जी के पास आ रहा हूं। एनडीए के नाम पर संगठन चल रहा है क्या? यहाँ पर तो संगठन भारतीय जनता पार्टी की अलग है, जनता दल यू की अलग है, लोजपा की अलग है, आपको रालोमा की अलग है, हम की अलग है, और सभी अपने अपने पार्टी के संगठन के अनुसार वक्तव्य देते हैं और उस वक्तव्यों को आगे बढ़ाते हैं। सभी पार्टियों का लक्ष्य होता है कि हम अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष और आंदोलन में जाए ताकि हमारा संगठन और पार्टी का विस्तार हो सके। आरजेडी का स्टैंड बताइएगा, महागठबंधन है या मैं तो आपको पहले बता दिया कि 2 दिन पहले महागठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई। उसमें जो तय हुए उस तय को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह जी ने बाहर आकर के बताया। मृत्युंजय तिवारी जी आपके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आत्महत्या करना चाहती है तो कोई क्या कर सकता है। भाई, अगर कांग्रेस को आत्महत्या कराने की नौबत क्यों आ रही है फिर आरजेडी की तरफ से, अगर महागठबंधन आपका है? भाई, आपको लग रहा है इस तरह की बात? यहाँ पर तो स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट बयान है ना एजाज जी, ये मैंने इसको तोड़ मड़ोड़ के थोड़ी पेश किया। मैं कहा उस बयानों को अलग कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा है उस पूरे संदर्भों को चलाइएगा, तब आपको स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। एक वाक्य को आप चला करके अब पूरा संदर्भों पर हमसे चर्चा चाहते हैं तो वो काम हम नहीं करने वाले हैं। ये बात स्पष्ट रूप से ठीक है। नीरज जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। नीरज जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। महागठबंधन में अगर गठबंधन है या नहीं, देखिए मुझे उसका आप पर क्या फर्क पड़ रहा? मुझे आरजेडी की हालत देखकर आज बहुत ही तरस आ रही है, कितनी दयनीय स्थिति में आ गए। चुनाव के पहले मैं देख रहा था कि आरजेडी आक्रामक थी और कांग्रेस डिफेंसिव मोड में खेल रहा था, और आज देख रहा हूं कांग्रेस आक्रामक है और आरजेडी बचाव की मुद्रा में। ये तो इनकी दयनीय स्थिति बिहार में हो गई है। ये कह रहे थे कि एनडीए का गठबंधन कहां संगठन स्तर पर है। शायद इन्होंने चुनाव लड़ना अभी तक सीखा नहीं भाजपा से। एनडीए ने साहब विधानसभा स्तर तक कार्यकर्ता सम्मेलन किए, जिला स्तर तक, पंचायत स्तर तक मिल करके हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया। हमारे सभी कार्यकर्ता संगत पंगत में साथ बैठे। ये आपको सब पता नहीं है शायद। तो एक बार जान, जब आपके यहाँ से सिर्फ फोन आया था तो मैंने कुछ लिखा था इनके लिए। अभी आधे घंटे पहले जब आपके यहाँ से फोन आया था, राजद च कांग्रेस सती दुर्बलो निपतितो अधुरांग भाजपा यथा वज्राघात सर्वसरांग सती शत्रु प्रति। भाजपा के वज्राघात के सामने कांग्रेस और राजद की हालत बिल्कुल दयनीय हो गई है। ये समाप्त हो चुके हैं और ये गठबंधन देखेंगे, गठबंधन तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं शुरू से आपके चैनल पे कहता हूं साहब कि गठबंधन स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के आधार पर बना हुआ था। इसको बिहार के विकास से कोई लेना देना था नहीं। ये तो चलना ही नहीं है। अब इनके अपने दल के लोग भी टूटेंगे, आरजेडी के लोग टूटेंगे, कांग्रेस के लोग टूटेंगे। तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए, कितने हतोत्साहित हो गए।
आज भी विधानसभा में किस तरह से उन्होंने शपथ लिया, लग ही नहीं रहा था कि वो लालू जी के बेटे हैं। लालू जी में एक लड़ाकूपन था, वो लड़ते थे, परिणाम चाहे कुछ भी आए। ये तो घर में बंद हो गए, चुनाव कहीं लड़ते राजद तेजस्वी तो दिखे इससे ना। आप खुश हैं या दुखी हैं कि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो ज्यादा कमजोर नजर आ रहा? नहीं, वो तो अगली चुनाव में ये और शून्य पर हो जाएंगे। अभी तो आरजेडी 25 पर आई है, कांग्रेस 6 पर आई है। जो कांग्रेस की विरुद्ध 85 में अकेले बहुमत में यहाँ पर बिहार में आती थी, अभी 6 पर आ गई है। पिछली बार से परफॉर्मेंस खराब हुआ है। 2010 आने के वाले बाद चुनाव में 2015 आपको याद होगा ना, और ये 2010 में आपने इससे बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन 2015 में फिर आपकी स्थिति क्या हुई थी? वो भी आपको को जानकारी नीतीश जी से मैं जीवन दान दे दिया था। खैर उस कहानी को छोड़िए, उससे हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और ये समझ लीजिए कि 2029 लोकसभा चुनाव और 2030 विधानसभा बिहार चुनाव की पटकथा अभी से लिखी जा रही है। वोटरों ने अपना मन मिजाज बता दिया है। इनके एमवाई समीकरण में भी एमवाई समीकरण दरक चुका है। इनके नेता का आत्मविश्वास डोल चुका है। डोले हुए खत्म हुआ आत्मविश्वास नेता के साथ। कोई दल रहना नहीं चाहता, कोई इनके विधायक। ठीक है एजाज जी, मैं आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले मैं एक बार महेश जी के पास जा रहा हूं। महेश जी, जो इस समय महागठबंधन में नजर आ रहा है, कांग्रेस असित तिवारी जी एक अलग लीग पर बात कर रहे हैं और एजाज अहमद जी एक अलग लीग पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस थोड़ी आक्रामक नजर आ रही है, आरजेडी थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए संतोष जी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ही समझ चुकी थी कि जो पार्टी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ के, हमारे साथ रह के और हमारे खिलाफ लड़ के और वो सत्ता में आ गई और हम सिमट गए, तो मेरा फिर से उदय कैसे होगा। तो इसके लिए उन्होंने पहले ही संकल्प ले लिया है कि जितने उनके एलाई पार्टनर रीजनल पार्टियां हैं सबको पहले अब निपटाएंगे, उसके बाद उनका उदय होगा। ऐसा राहुल गांधी जी सोचते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को सोचते सोचते 95 चुनाव इस देश में विभिन्न जगहों पे हुआ उनके नेतृत्व में, और उनको मुंह की खानी पड़ी। और तेजस्वी यादव जी की स्थिति ये है और राष्ट्रीय जनता दल की कि देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गठबंधन खत्म हो गया है। उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी कह रहे हैं कि वो चुनाव तक ही गठबंधन था। और देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, गठबंधन तो अभी बचा हुआ है। तो ये इन लोगों की स्थिति हो गई है, जिससे ये स्पष्ट है। ये चुनाव के पहले भी नजर आ रहा था। चुनाव में आपको देखने को भी मिला कि इन लोगों ने किस तरीके से फ्रेंडली फाइट किया था। तो ये एक गठबंधन का इन लोगों का स्वरूप था। हम लोग कहते भी थे कि ये ठगबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। तो आप लोग कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक है। लेकिन स्थिति देखिए, आज आप लोगों के समक्ष ये आ पड़ी है कि इन लोगों की जो स्थिति है बिल्कुल खत्म हो गया है। ये कोई गठबंधन था ही नहीं, ये स्वार्थ का गठबंधन था। किसी को मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी थी, तो किसी को मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी थी। बिहारी जी, जो इस समय बयानबाजी हो रही है आरजेडी की ओर से और कांग्रेस की ओर से, क्या लग रहा है? हालांकि कांग्रेस तो स्पष्ट कर चुकी है कि पहले इंडिया अलायंस उसको खत्म बता दिया गया था कांग्रेस की ओर से, और अब महागठबंधन वो भी चुनावी बता दिया गया। तो फिर आरजेडी ये साबित करने में क्यों लगी हुई है कि नहीं, अभी गठबंधन बचा हुआ है? देखिए, जो विपरीत चुनाव परिणाम आए हैं, अपेक्षा के एकदम प्रतिकूल महागठबंधन के लिए चुनाव परिणाम आया है। इस चुनाव परिणाम के बाद इस तरह की बयानबाजी लाजमी है। जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, महागठबंधन के घटक दलों की स्थिति यह हो गई है कि सभी पार्टियां यह सोचने में विवश हो गई है कि यह जनादेश जो आया है, ये प्रचंड हार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है। और निश्चित तौर पे जब आप समूह में कोई कार्य को अंजाम देते हैं, और तो ये स्पष्ट कहा जा रहा है ना कि बिहार में करारी हार के पीछे की एक वजह कांग्रेस भी है, और शायद ये शनिवार का बयान है मंगलीलाल मंडल का। ये कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में भी एक बड़ा तबका है जो यह मानता है कि राजद के साथ लगातार चलने के वजह से बिहार में पार्टी कमजोर हुई है। और लगातार 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव के बाद से आज 2025 तक हर विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका अकेले चुनावी समरभूमि में उतरने की वकालत करता है, जिसके निहितार्थ कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन 2010 में कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में जाकर देख चुकी है कि हश्र क्या हुआ था। 2015 में जब नीतीश लालू साथ थे, कांग्रेस साथ आई। 2020 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी की तुलना में असंतोषजनक रहा।
70 सीटों में 19 सीटें आई, जिस चलते महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गई। तो देखा जाए तो 2025 के इस प्रचंड हार के बाद राजद के भी कई रणनीतिकार, राजद के कई प्रमुख नेता यह सोचने पे विवश हो गए हैं कि कांग्रेस को साथ लेने से हमारे जनाधार पे क्या अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और यही हाल कांग्रेस का भी है, क्योंकि कांग्रेस में एक बड़ा तबका, कांग्रेस के कई नेता काफी दिनों से चाहते हैं कि पार्टी प्रदेश में अपने बूते राजनीति करनी आरंभ करे। और राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी कांग्रेस धीरे धीरे उन राज्यों में कमजोर होती चली गई जहां जहां क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ। और ऐसी स्थिति में खुद अपनी पार्टी को बचाने के लिए और पुनः देश स्तर में मजबूत बनाने के लिए यह संभव ही है कि कांग्रेस अन्य मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2029 की रणनीति के तहत कांग्रेस ये स्टेप लेना चाह रही है कि वो आरजेडी की परछाई से निकल जाए, संबंधों धीरे धीरे संबंधों को पटाक्षेप कर अपने राजनीतिक धरातल को मजबूत करने में लगी है। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से असित नाथ तिवारी जी के पास जा रहा हूं। असित नाथ तिवारी जी, 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश यादव के साथ यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े, फिर 2022 का इलेक्शन आप उनसे अलग लड़े और आपको नुकसान हुआ। 2024 का इलेक्शन फिर आप लोकसभा का चुनाव उनके साथ लड़े और जीत जब उसमें बम्पर मिल गई आपको, बीजेपी से ज्यादा सीटें आपको उत्तर प्रदेश में मिल गई, तो आप कहने लगे कि वो आपकी वजह से हुआ। लेकिन ये अब वही रणनीति क्या बिहार में भी अपनाई जा रही है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि कौन रणनीति अपनाई जा रही है। हमने बस ये कहा कि संगठन स्तर पर सबका काम होगा, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर है। हम ये नहीं कहेंगे कि फला कमजोर है फला मजबूत है, हम अपनी बात करेंगे कि हम बूथ स्तर पर कमजोर हो गए हैं। हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें ये देखना है कि भाई हम जिला स्तर पर कैसे मजबूत होंगे, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर कैसे मजबूत होंगे। हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका समर्पण भाव हमारे कि महागठबंधन की जो करारी हार हुई है उसका एक रीजन कांग्रेस भी है, आप उस बात को स्वीकार रहे हैं? नहीं, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो वोट बैंक खिसका उसकी वजह राजद है। तो अब लोग कह रहे हैं इस पर हम लोग बयान दे क्या? ये तो उचित नहीं है कि हम चुनाव हार गए प्रदेश अध्यक्ष का बयान है जो मैं कोट कर रहा हूं, राजद वाले हमारे ऊपर। असित भाई देख लीजिए, यहाँ भी नौकरी पे खतरा आ नहीं सकता करूंगा है। कि अब चुनाव हार गए देख लीजिए क्या बोल रहा है। हम राजद पर ठीकरा फोड़ने लगे या राजद हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ने लगे, ये उचित नहीं है। किसी ने गन पॉइंट पर किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था, ना हम गन लेके गए थे राजद के पास, ना राजद वाले गन लेके हमारे पास आए थे। हमारी सहमति थी, उनकी सहमति थी, सहमति से गठबंधन हुआ, हार गए तो हार गए। अब नए सिरे से हमें खुद को कैसे खड़ा करना है, ये काम तो हमको करना है ना। हमारे लिए काम राजद तो करेगा नहीं। हमें अपने संगठन को खुद मजबूत करना है, हमें अपनी कमजोरियों को खुद दूर करना है, अपनी कमियों को खुद दूर करना है। तो इसका काम तो हम ही करेंगे ना, ये काम हमारा है, हम करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो संघर्ष करेंगे या प्रधानमंत्री बनाना, इस तरह का उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उस पर भी आपको भरोसा नहीं रहा? संतोष जी, क्या तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास हम लोगों ने नहीं किया? क्या हमने वो लड़ाई नहीं लड़ी? क्या हम नहीं चाहते थे कि हम जीते, हमारा गठबंधन जीते और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने? हम भी चाह रहे थे, वो भी चाह रहे थे, यही तो गठबंधन होता है ना। लेकिन अब संगठन का काम तो हम ही को करना है ना। अब इसके लिए हम राजद के भरोसे तो नहीं बैठेंगे कि राजद तो बूथ पर मजबूत हो ही जाएगा, हमारा क्या काम। हमें भी तो खुद को मजबूत करना है, तो हम इसका प्रयास कर रहे हैं। ठीक है नीरज जी, छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद आजाद जी के पास जा रहा हूं। नीरज जी, छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए, दरअसल ये गठबंधन जो 2024 लोकसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हमारे महागठबंधन छोड़ के आए थे, इंडिया अलायंस, इनका गठबंधन तभी समाप्त हो गया था। इनकी धुरी उसी समय टूट गई थी। इसी तरह ये गाड़ी किसी तरह से खींच रही थी, चल रही थी। और एक चुनाव के समय का देखिए लोग क्या नैरेटिव चला, इनके पास कोई लड़ने को, भाजपा जदयू से लड़ने को कोई मुद्दा नहीं था। सिर्फ एक बात ही लोग जपते थे, नीतीश जी को सीएम नहीं बनाएंगे, नीतीश जी को सीएम नहीं बनाएंगे। ऐसे इतनी दयनीय स्थिति इनकी हो गई थी, चुनाव लड़ने के लिए इनको मुद्दा नहीं मिल रहा था। तो इनका ये हाल बड़ा बुरा किया है जनता ने। और चूंकि ये स्वार्थी गठबंधन था,
और इन्हें अपने अपने सब भ्रष्टाचार के जो लोग थे अपने संरक्षण करने के लिए, भ्रष्टाचार लूटे हुए धन का संरक्षण करने के लिए एक साथ इकट्ठा जमा हुए थे। सबका आज पोल खुला, सब अलग अलग होने जा रहे हैं और निश्चित रूप से महागठबंधन में भी दरार तो आ ही स्पष्ट दिख ही रहा है और इन दलों के अंदर भी बहुत जल्द समय में आपको दरार देखने को मिलेगा। आरजेडी में भी बहुत बड़ा भगदड़ बचने वाला है और आरजेडी के कई एक विधायक जीते हुए हम लोग के संपर्क में है। मैं दावे से कहता हूं हम लोग के संपर्क में है आरजेडी के जीते हुए विधायक। एजाज जी, अगर जैसा नीरज जी दावा कर रहे हैं तो ये आरजेडी के लिए और तेजस्वी यादव के लिए विकट स्थिति हो जाएगी। फिर तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचा पाना भी मुश्किल है। बिल्कुल, कुछ ही महीनों की बात है नेता प्रतिपक्ष रहेगा जी। संतोष जी, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन्होंने किस तरह से चुनाव आयोग को माध्यम बना करके इस बार चुनाव जीता है, ये लोगों ने देखा है। देश के इतिहास में पहली घटना है। अरे सुन लीजिए आप नीरज जी बीच में ढाई रख के सुनिए, मैंने आपको ढाई रख के सुनिए, उसके बाद भी आऊंगा बीच में। अरे अभी बेचैन मत होइए, बेचैन मत होइए, पोल खुलेगा सब। अरे बेचैन ये अरे सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना नीरज जी बीच सुनिए ना, कहाँ पर आप हैं? नीरज जी, आप मेरे साथ डिबेट करते हैं, हमारी डिबेट का एक तरीका है, आप जानते हैं। प्लीज अभी हम पोल खोल रहे हैं। हाँ, ये देश के इतिहास में पहली घटना है कि चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता का स्वयं उल्लंघन किया। जब चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के लिए ज्ञानेश कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्होंने घोषणा किया कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बिहार के भाग्य का फैसला करेंगे। जब परिणाम घोषित हुआ 14 नवंबर को, तो इसी ज्ञानेश कुमार जी ने घोषणा किया कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स ने बिहार के भाग्य का फैसला कर दिया। ये 3 लाख वोटर्स कैसे बढ़े, ये ज्ञानेश कुमार जी अपना ज्ञान अब तक ज्ञानवर्धन नहीं कर जा रहे हैं आप बिहार। हम लोग कहां जाएंगे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, समय आएगा सब कुछ हम बता देंगे। तो पूछना पड़ेगा 45 दिन बाद फिर आप डेटा मांगने लगेंगे, क्योंकि 45 दिन इलेक्शन कमीशन डेटा स्टोर कर सकता है। 45 दिन बाद डेटा डिलीट हो जाएगा, फिर आप 45 दिन बाद इस बात का डेटा मांगेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। बताने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य से सुन लीजिए, आप भी धैर्य से सुनिए। और अरे सुनिएगा तब न, अरे सुनिएगा तब न, कोर्ट जाने का समय बचा हुआ है, सुनिएगा तब न। ऐसे डिकोरम नहीं है, ऐसे मैं डिबेट में नहीं करूंगा संतोष जी। नीरज जी बीच में नहीं, नीरज जी बीच में नहीं, ऐसे में डिबेट नीरज जी बीच में नहीं। पार्टी एजाज जी अराजक की स्थिति पैदा कर दे। हाँ ठीक है, जनता पार्टी अराजक, मैं सुन रहा हूँ आपको एजाज जी, आप अपनी बात रखिए। बात नहीं है, उनकी बात को, उनकी आवाज को दबाइए। ये लोकतंत्र का जिस तरह से चीरहरण किया है सब लोगों ने देखा। और सुनिए ना, दब चुका है आवाज। अरे आप इतना जीतने के बाद भी आप में साहस नहीं है, आप में नैतिक बल नहीं है कि आप खड़े होकर के सामने बोल सके। अरे आपका नैतिक बल समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी नैतिकता खो दी, प्रधानमंत्री जी ने पूरी मर्यादा खो दी। और जिस तरह से कहावत याद आ रही है मुझे, और फर्रा की बात की, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो कहावत सुनी ना आपने। अब इससे क्या फायदा है? आप चुनाव हार चुके, आपने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ भी लेते हुए नजर आए। अब इन तमाम आरोपों का कोई फायदा है? सुप्रीम कोर्ट आप जा नहीं रहे, इलेक्शन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। मैं आपके डिबेट में नहीं आता था। आप जो है ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं, ये पसंद मुझे नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए ना। आप क्यों बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं इस तरह की बात? अब मैं अगर मुझ पर नाराज होकर आपको कोई लाभ मिले तो आप बेशक नाराज हो लीजिएगा, लेकिन मुझ पर नाराज होने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ना पहले फायदा हुआ, ना फायदा होने वाला। पत्रकारिता पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा। ठीक है, मैं महेश जी के पास जा रहा हूँ, सभी मेहमानों की आवाज जाओ। महेश जी के पास जा रहा हूँ, ये पूरा पैनल देख रहा है मेरे साथ। ना आप पहली बार डिबेट कर रहे हैं, ना इस पैनल में बैठे हुए बाकी प्रवक्ता पहली बार डिबेट कर रहे हैं। एजाज जी की आवाज जाऊं, महेश जी के पास जा रहा हूं मैं। महेश जी, कंट्रोल में रहा कीजिए। महेश जी, जो स्थिति इस समय बनी हुई है, कांग्रेस तो बहुत स्पष्ट है, और कांग्रेस स्पष्ट इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि वो नेशनल पार्टी है, उसको 2029 की भी लड़ाई लड़नी है। कांग्रेस अगर आज से अपनी रास्ता स्पष्ट तौर पर चुन रही है तो इसमें फिर आरजेडी को दिक्कत क्या है, या किसी और पार्टी को दिक्कत क्या है? संतोष जी, यही तो दिक्कत है इस गठबंधन में। गठबंधन के नेता तो बनना चाहते हैं, लेकिन जो चुनाव जनता ने परिणाम दिया है, उस परिणाम का जनादेश का कोई सम्मान करना नहीं चाहते हैं। यही तो इन लोगों के साथ ये समस्या है।
और यही इसी की तो लड़ाई है कि ना कांग्रेस एक्सेप्ट करना चाहती है कि हमारी गलती है और ना राष्ट्रीय जनता दल के लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हमारी गलती है। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि वो बूथ लेवल पर कमजोर थे, उसका उनको नुकसान हुआ है, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसी डिबेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। और मेरे साथ जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि हम बूथ लेवल पर कमजोर थे और हमने ऐसा रिजल्ट सोचा नहीं था जैसा रिजल्ट आया है। बिल्कुल निश्चित तौर पे, लेकिन देखिए 2020 के परिणाम के बाद भी अगर आप संतोष जी देखेंगे तो उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग यही कह रहे थे कि कांग्रेस को अगर इतना सीट हम नहीं दिए रहते तो शायद हमारी सरकार बन जाती। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल कभी भी ये जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना चाहती है और ना जनता का जनादेश को आज तक इन लोगों ने सम्मान किया है। आप देखिए ना किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे ये लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन एक बार भी आपत्ति दर्ज नहीं कराते हैं। तो ये इन लोगों का जो दोहरा उसका रीजन है ना, 45 दिन तक नेताओं के द्वारा कुकर्म रखता है किसी भी इलेक्शन का। जिस राज्य में इलेक्शन हुआ है वहां का 45 दिन के बाद ये कहेंगे कि डेटा जारी कीजिएगा जब अवधि खत्म हो जाएगी। देखिए इन लोगों के साथ बड़ी समस्या, देखिए इन लोगों के साथ संतोष जी बड़ी समस्या है कि इन लोगों को ना जनता पे भरोसा है, ना संविधान पे भरोसा है, ना संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है। इन लोगों को बस अपने उम्मीद पे भरोसा है। अरे भाई ये आपके उम्मीद से ये दुनिया नहीं चलती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने जनादेश दे दिया है, इसको आप स्वीकार करिए। चूंकि जो रिजल्ट आया है उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी पहले भी सवाल खड़े किए गए, अब भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब आपस में भी विश्वास कम नजर आ रहा है। देखिए महागठबंधन इस चुनाव परिणाम के लिए तैयार नहीं था, इसलिए महागठबंधन में शामिल सभी दल, राजद, कांग्रेस, वीआईपी या वामपंथी तीनों दल हो, उन्हें जोर का झटका तो जरूर लगा है। क्योंकि एक उम्मीद थी कि अगर विपक्ष में भी बैठेंगे तो सीटें 90 से 100 के बीच में सम्मानजनक सीटें रहती तो इस परिणाम से इतना बड़ा झटका नहीं लगा होता। लेकिन चूंकि 35 सीटों पर पूरा विपक्ष समेट गया तो निश्चित तौर पे यह एक बड़ा आघात, राजनीतिक आघात इसे आप कह सकते हैं, पहुंचा है। और निश्चित तौर पे इतनी बड़ी हार को पचा पाना आसान नहीं है। देखिए चुनाव परिणाम आने के बाद से ही राजद, विशेषकर महागठबंधन के अन्य सभी दल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो सिवाय मौखिक तौर पर कटघरे पे खड़ा करने से क्या होगा? अगर किसी प्रकार की अनियमितता चुनाव प्रक्रिया के दौरान बरती गई है तो सबूत के साथ सर्वोच्च न्यायालय के शरण में इन्हें जाना चाहिए। अगर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे नहीं, केस करेंगे नहीं, सुनवाई होगी नहीं, तो आपके आरोप को की गंभीरता भी समाप्त हो जाएगी। और कल को अगर इस प्रकार का इनजस्टिस दोबारा होता है तो फिर आपके आरोप को मीडिया या समाज या वोटर सीरियसली नहीं लेंगे। तो चूंकि आरोप लगा रहे हैं तो इसे प्रमाणित करने की दिशा में महागठबंधन में शामिल सभी दलों को संयुक्त पहल करना चाहिए। रहा सवाल महागठबंधन में जितने दल हैं आगे भविष्य की राजनीति में वे साथ रहेंगे कि नहीं, यह अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल चूंकि हार बड़ी हुई है इसलिए सभी दल अपने आप को जमीनी स्तर पे मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, यही उनके लिए श्रेयस्कर भी होगा। ठीक, अब मेरे पास समय की कमी है, सभी मेहमान 40-40 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। असिनाथ तिवारी जी, आखिरी कमेंट आपका, 40 सेकंड। अरे वो मुकदमे को लेकर कई सारी बातें आ गई जो तथ्यों से परे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर से जुड़े सारे मुद्दे, चूंकि कई अलग अलग आवेदन आ गए थे, हम एक ही साथ सुनेंगे, तो कंपाइल केस हो गया है वो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें कुछ भी अगर आपको करना है तो उसी में आप वो तथ्य वो आवेदन के साथ डाल दीजिए। तो राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया था वो भी उसमें डाल दिया गया है। बिहार चुनाव के बाद जो हमें बात करनी थी वो भी उसमें डाल दिया गया है। सारे मामले कोर्ट में पहुंच गए, ऐसा नहीं है कि कोर्ट में हम नहीं गए। ये सारे तथ्य कोर्ट में, जो 10,000 रुपए इन लोगों ने दिए हमने उसको भी उसमें मेंशन किया है कोर्ट में, वो भी हम लेके गए हैं। ये सारे मामले कोर्ट में चले गए हैं। ठीक, नीरज जी 40 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता गलत बयानी कर रहे हैं। इनको अगर सही में ताकत है कांग्रेस आरजेडी में
तो 45 दिन का गलत समय बयान आप रहता कर रहे है हैं, रिजल्ट भाजपा के का बाद। धंधा है, हमारा नहीं है साहब। जरा सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए सीधी जी, शांत रहिए। तो इनको कोर्ट नहीं, में जाना झूठ बोलना चाहिए। आप लोगों का अभी पेशा है, चुनाव इसके आयोग लिए से ये हमको मत वीडियो भी कहिए। मांग सकते हैं, वीडियो झूठ भी ना मांगा, अभी बोलेगा ये तो नहीं आपको कल मांगेंगे। पार्टी निकाल देगा। 45 दिन जब बीत जाएगा तब ये करेंगे। दरअसल मसला क्या है कि किंग करिष्यति कांग्रेस, किंग करिष्यति अरे राजद, मेंशन है मोदी उस नीतीश, केस में मोदी महाराज, सब उस केस में मेंशन है जो भी चीजें। करेंगे मोदी नीतीश की चोरी बिहार में करेगी। राजद कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, ये बस यही मुझे कहना है। इनसे कुछ नहीं हो जाना, ये कोर्ट जा सकते हैं, ना ये चुनाव लड़ सकते हैं, कोई इनकी ताकत बची नहीं है बिहार में। एजाज जी रिएक्ट कीजिएगा 40 सेकंड में। देखिए संतोष जी, जो 10,000 रुपए का मामला था, चलते चुनाव के दौरान हमारे मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा जी ने 2 बार पत्राचार किया मुख्य चुनाव आयुक्त को। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि इस तरह का जो 10,000 रुपए देने की प्रक्रिया थी उसको लीगलाइज करने का काम किया। ये देश के इतिहास में पहली घटना है। जबकि तेलंगाना में इस तरह की योजना चल रही थी, बंद करवा दिया गया। आंध्र प्रदेश में चल रही थी, उसको बंद करवा दिया गया। और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी इस तरह की योजना का इन लोगों ने जो शुरुआत किया था, उसको कहा गया कि चुनाव और चुनाव प्रक्रिया के दौरान आप इस तरह की योजनाओं को लागू नहीं कर सकते। माई बहन योजना के तहत नहीं दिया गया था, नहीं दिया गया था। आप चेक चुनाव चलते हुए के दौरान नहीं दिया गया था। चुनाव के दौरान ही पैसा बांटा गया था, आचार संहिता लगने के बाद पैसा दिया गया, नहीं दिया गया था, नहीं दिया गया था। पता कर लीजिए, जानकारी रख लीजिए। जानकारी के अभाव में इस तरह का, आप एक एंकर हैं, प्रतिष्ठित पत्रकारिता करते हैं, इस तरह की बात मत किया कीजिए। नहीं, इस तरह की बात मत किया कीजिए। महेशदास जी 30 सेकंड है मेरे पास। देखिए संतोष जी, कांग्रेस के 6 विधायक जीत के आए हैं इस बार। राहुल गांधी जी को यह भी नहीं पता था कि बिहार में उनके कितने विधायक जीते हैं। तेजस्वी यादव जी 11 तारीख को चुनाव खत्म हुआ, परिणाम आना था, उससे पहले उन्होंने शपथ ग्रहण का डेट फिक्स कर दिया था। तो ये इन लोगों का जो बेमेल गठबंधन था ना, इसका परिणाम था कि बिहार की जनता को पता था कि इन लोगों का जो चरित्र है, उस चरित्र से बचने के लिए एनडीए गठबंधन मेरे पास में 20 जो सेकंड नरेंद्र है, मोदी बन और बिहारी जी नीतीश 20 जी सेकंड की में अपनी बात जोड़ी है, कंप्लीट कीजिएगा जो प्लीज। विश्वसनीयता के प्रतीक है, उनके प्रति उन्होंने विश्वास जताया। जी बन बिहारी जी 20 सेकंड में। परिणाम के बाद महागठबंधन में शामिल सभी दलों को आत्ममंथन बेहतर तरीके से करना चाहिए और 2030 में इस चुनाव परिणाम को बदलने की दिशा में। ठीक है, मेरे पास समय की परिणाम कमी है। के तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत विपरीत शुक्रिया।